नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी का अगला टॉपिक मतलब कि जो आपको मैंने पढ़ाया था वर्ण भेद वर्ण विचार, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वर वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है कि स्वर मौखिक कितने होते हैं, लिखित कितने होते हैं, कौन कौन से स्वर कैसे उनका निर्माण हुआ था, मूल स्वर कौन से हैं, ये सब मैं आपको बता चुका। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आज उसको आपसे साझा करना चाहता हूँ कि पहला मैं बताता हूँ स्वरों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझें और कंटेंट पे भरोसा रखें और अपने सहयोगी सहपाठियों को भी बताएं। दूर दराज के जो लोग हैं आपके रिलेशन में, आपके संबंधित व्यक्ति, उनको शेयर करें जो वो भी इससे लाभान्वित हो सकें, ठीक है। तो इसमें देखें स्वरों का उच्चारण स्थान, इसमें मैं आपको बताऊं जैसे अ, आ, ई, उ और री। अगला ए, औ, ओ और औ, अंग, अह। ठीक है मित्रों, ये 13 लेखन के आधार पर है स्वरों की संख्या। इसमें आप देखें इन दोनों को बोला जाता है कंठ, कंठ से उत्पन्न है। मैं आपको ये बताऊं जो स्थान वाला टॉपिक है उच्चारण स्थान, हमारे या हर प्राणी के गले में एक स्वर तंत्र है जो मानव जाति है या कोई भी पशु पक्षी जो अपनी भाषा बोलता हो, तो आप देखें ध्वनि उत्पन्न होती है हमारे मुख से और हम बोलते हैं। जिस व्यक्ति के गले में स्वर तंत्रिका नहीं होती है वह व्यक्ति गूंगे होते हैं। तो प्रकृति ने आपको दिया है स्वर तंत्र, तो उसी आधार पे, भाषाई आधार पे मैं इनका स्वरों का जो वर्गीकरण या उच्चारण स्थान में बताना चाह रहा हूँ कि स्वर तंत्र के किस हिस्से से, कहाँ से टकराकर यह मूल रूप से आ रही है ध्वनि। तो कंठ से टकराती है क्या, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। या फिर हमारे मुंह से जो ध्वनि निकली है वह किस स्थान पर प्रेशर मार कर रही है या रगड़ खा के आ रही है। अगला मैं बताऊं आपको ई और ई, इसका उच्चारण स्थान है तालु। आप ई और ई उच्चारित करिए अपने मुख द्वार से, तो वहाँ से जो वायु है वह तालु में प्रेशर मारेगी और रगड़ खाकर बाहर ई की ध्वनि सुनाई देगी। अगला है उ और उ, तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। देखें जिन व्यक्तियों के ओष्ठ में डिफेक्ट होता है या चोट लग जाए या कट जाए या फिर ग्रहण में जो व्यक्ति पड़ जाते हैं जिनका ओष्ठ डिजाइन सही से नहीं हो पाता है, उन व्यक्तियों को ऊ बोलने में बहुत ही मतलब ऊ बोल ही नहीं पाते हैं सही से, कुछ ऊ वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते, ऊ से बने हुए शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला देखें री। अब री का उच्चारण स्थान है मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण, इनको बोल सकते हैं आप मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। कैसे मूर्धा मैं आपको डिजाइन के अनुसार बताऊं चित्र के माध्यम से। तो जिस तरीके से ये गला है, गले की नली है और ये तलवे का पार्ट है आगे ऊपर तालु, तो जो यहाँ पे एक घंटी सी लटकी हुई रहती है, इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है क्या, मूर्धा। अगला देखें री हो गया ए और ए का उच्चारण स्थान पहले तो आप ही निर्धारित करेंगे, मैं समझा के बताऊं, रटाना नहीं चाहता इसको। देखें ए बनता कैसे है, मैं आपको बता चुका हूं कि ए बनता कैसे है। तो ए बनने के लिए कहीं पर भी अ आ वर्ण का मेल ई या ई से हो जाए तो ए बनता है, ए का निर्माण। तो आप देखें ऊपर अ आ का स्थान कंठ है और प्लस ई का स्थान तालु है। तो इन दोनों के लिए आप देखें कंठ प्लस तालु, तो इसका आप ही बताएंगे अब कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ प्लस तालु।
और इसका भी उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु, ये दोनों का। ठीक है मित्रों, अगला देखें ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ओ बनता कैसे है, ओ भी मैंने आपको सिखा रखा है कि अ आ के बाद यदि उ या उ आ जाए तो हमारे पास ओ का निर्माण होता है। ठीक है, और इन दोनों के लिए भी क्या है, अब ये दोनों बनते कैसे हैं, अ आ कंठ से और उ ओष्ठ से, ओष्ठ। तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो कंठ प्लस ओष्ठ और संधि हो जाएगी दोनों में, वृद्धि संधि, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका भी मैंने आपको निर्माण बता दिया था, ए का भी निर्माण मैं बता चुका हूँ। पुनः देख भी सकते हैं कि अ या आ के बाद यदि ए या ए आए तो बनता है बड़ा ए। उसके लिए भी देखें, अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो बनता है औ। ठीक है, तो इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा, इसका कंठ प्लस तालु होगा। अगला देखें अगला मैं बताना चाहूँ आपको, एक सेकेंड, तो मित्रों आप ये देखें, ये हुआ उच्चारण स्थान स्वरों का, जो मैं पूरा पूर्णतः सही तरीके से बता रहा हूँ। तो इसमें आप इन अगले वाले टॉपिक को देखें, ये जो दो हैं इन्हें बोला जाता है अयोगवाह, अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह की यदि मैं आपको परिभाषा बताऊं तो अयोगवाह का अर्थ ये होता है अयोग, अ मतलब नहीं, योग मतलब मिलना, जिसका मेल ना हो, जिसका योग ना बना हो। यथार्थ यह ना तो स्वरों के साथ योग हो पाता है और ना ही व्यंजनों के साथ। ठीक है, तो इसका कन्फर्म नहीं हो पाता है कि ये कभी कभी ये स्वरों के साथ अर्थ देता है और कहीं कहीं यह व्यंजनों के साथ अर्थ देता है। तो इस आधार पर हम इसको अयोगवाह नाम से जानते हैं। और इनके भी अगर मैं बताऊं तो इसको बोला जाता है अनुस्वार, अनुस्वार, और इसका चिन्ह होता है ऊपर। दूसरा इसका चिन्ह होता है इस तरीके से और इसे बोला जाता है विसर्ग। जैसे आप लिखते हैं जैसे अतः, पुनः, तो इन शब्दों के आगे जो ये लगा रहता है यही है विसर्ग इसका आप देखें जैसे अंगूर वगैरह आप लिखते हैं तो उसके ऊपर ये लगा हुआ रहता है। तो यही सारे वर्ण से शब्द जो निर्मित हैं वे सब अनुस्वार और विसर्ग कहलाएंगे। ठीक है मित्रों, मैं इसे मिटाता हूँ और आप सीखते चलें, शेयर वगैरह करते रहें कि किसी भी व्यक्ति का भला हो जो तैयारी मोड पर हो। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ फिर पुनः कि कंटेंट के तौर पर आप निश्चित रहें, बिल्कुल जो सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो बहुत ही A1 क्लास की है और आप निश्चिंत तौर पर सीखें। जो नए बच्चे हैं वो आंख बंद करके भरोसा करें और वह नोट्स बनाते रहें प्रॉपर तरीके से और रिवीजन करते रहें, सफलता की गारंटी पूरी होगी। और जो पुराने बच्चे हैं वे अपना रिवाइज कर सकते हैं यदि सीख गए हों तो। ठीक है, अगर किसी अन्य इंस्टीट्यूट में भी आप पढ़ते हो तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब वहाँ पर ये सिलेबस आएगा तब आएगा, जब तक आप इन वीडियो के माध्यम से आप पूरा सीख सकते हैं। दूसरा, आप शेयर करेंगे उन बच्चों के लिए कि जो व्यक्ति या लड़के या लड़कियाँ जो कोचिंग नहीं कर सकते या नहीं सक्षम है पढ़ने के लिए, जाने आने का साधन ना हो, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और वे लोग सीख सकें। तो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पुलिस में सहयोग मिल सके हिंदी के लिए। और बाकी सभी सिलेबस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने
ज्योग्राफी का अपलोड कर दिया है, आपने देखा होगा वे कंटेंट, उसी को आगे बढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल भी अपलोड करूंगा मैं, सारी क्लासेस जो सिलेबस वाइज होता है। अन्य प्रतियोगी जो हैं दूसरे स्टेट के, उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जीएस की सारी क्लासें अपलोड करूंगा, हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ्स वगैरह सारी क्लासें रिकॉर्ड करके आपके समक्ष पेश करूंगा। अगला टॉपिक, इसको हिंदी के आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा टॉपिक, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, तो इसको मैं बताऊं आपको कि ये 7 तरीके से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। अलग अलग किताबों में कहीं 4, कहीं 5, कहीं कुछ दिया है। आप मूलतः 7 पढ़ें। मैं इसका पहला आपको मैं बता दूं कि जैसे मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर। दूसरा, ये पहला था। दूसरा, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तीसरा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। चौथा वर्गीकरण, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। पांचवा वर्गीकरण, मुख या नासिका के वायु, नासिका से, क्योंकि माध्यम है, से वायु, नासिका से वायु निकलने के आधार पर। छठा वर्गीकरण, प्राणत्व के आधार पर। सातवां वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर। तो मित्रों 7 तरीके से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है और आप इसे समझने का प्रयास करें और नोट्स बनाते रहें अपने। इसमें देखें, इसे पुनः 3 तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है। और पहला मैं आपको बताऊं, लघु या ह्रस्व स्वर। सेकंड आपको बताऊं, लघु का उल्टा होता है विलोम, गुरु या दीर्घ स्वर। ये ह्रस्व हो गया, ह्रस्व का दीर्घ स्वर। और तीसरा प्लुत स्वर। तीनों की परिभाषा मैं आपको बताऊं कि लघु स्वर या ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। तो आप देखें, किसी भी स्वर को, वह स्वर जिनका उच्चारण समय एक मात्रा के बराबर हो, मतलब बहुत कम टाइम लगता है उच्चारण करने में, तो वे सभी स्वर किस में आएंगे? ह्रस्व स्वर में। और ये हैं आपके पास अ, छोटा ई और छोटा ऊ, ये 3 हैं हमारे पास ह्रस्व स्वर। ठीक है। दीर्घ स्वर की मैं आपके लिए बताऊं तो वह स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे। परिभाषा बिल्कुल लिखते चलें। वह स्वर जिन पे लघु स्वर से 2 गुना समय उच्चारण में लगे या 2 मात्रा का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ, ओ और औ। ठीक है। अगला मैं आपको बताना चाहूँ प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के लिए आप विशेष ध्यान देंगे कि प्लुत स्वर किसे कहेंगे। तो दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे तो क्या होगा? ये प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग साधारणतः क्या मतलब मेन टॉपिक होता है उसका
कि किसी भी स्वर को बहुत लंबा खींचा जाना, अर्थात जैसे कि नाटकों में, नुक्कड़ों में, या फिर कहीं वार्तालाप चलती है, संवाद जो होता है वाक्यांशों का, वहाँ इनका प्रयोग देखने को मिलता है। तो मैं आपको उदाहरण के लिए बता सकूं, जैसे आप मंत्र उच्चारण करते हैं ओम, तो ओम इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो बीच में शब्द दिख रहा है आपको वर्ण, ये वर्ण है 3, यानी कि जो ये ओ है फर्स्ट वाला, इसके उच्चारण में जितना टाइम लगा उसका 3 गुना। ओम मतलब 3 बार खींचना है ओ को लंबे समय तक ओम उच्चारण करने के लिए, या राम ऐसे करके। तो जितनी बार जिस शब्द का उच्चारण होगा उसके आगे ऐसे करके लगा रहता है एक चिन्ह। जैसे अगर राम बोलना है तो 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको खींचना है उतना बार राइटर लिख देगा। तो फिर गायक क्या करेगा, गाने वाला माध्यम जो होता है उच्चारण करता, उसको फिर उतना लंबा खींचता है। तो ये आपका प्लुत स्वर हुआ। ठीक है। अगला देखें जिह्वा के आधार पर। तो मैं आपको जिह्वा के आधार पर समझाने चाहूँ तो इसके भी 3 टाइप से आप पढ़ सकते हैं जिह्वा के स्थिति के आधार पर। और पहला टाइप आप जिह्वा वाला देखें, ये है अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखें, ये जैसे हमारी जिह्वा है और आप ध्यान लगाएंगे जिह्वा के उस हिस्से पर, जैसे ये है अग्र हिस्सा। ठीक है। तो आप स्वर का उच्चारण करेंगे जैसे ई, बड़ा ई, ए और ए। ठीक है। तो ये अग्र हिस्सा है जिह्वा का, तो इन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। अब हालांकि आप बोलेंगे कि इसका उच्चारण स्थान तो तालु है, इसका उच्चारण तो कंठ प्लस तालु है, तो ये कैसे? जिह्वा का भी रोल है उसे उच्चारित करने में। तो जिह्वा के आधार पर यह कहाँ पर वायु टकरा रही है, अब जिह्वा के फेवर में देखना है कि जिह्वा का कौन सा हिस्सा इसे उच्चारित करने में सहयोग कर रहा है। तो अग्रस्वर, अगला हिस्सा आप ई बोलकर देखें उच्चारण करके, तो ई बोलेंगे आप तो जिह्वा के इस हिस्से में वायु की रगड़ होगी। अगला देखें मध्य स्वर, इसे बोला जाता है मध्य स्वर। जिह्वा का मध्य भाग, ये सिर्फ अ है। यहाँ पर अ बोले, बीच में यहाँ पर बीच वाले हिस्से में वायु की रगड़ खाएगी। अगला अगर मैं बताऊं पश्च स्वर, जो बच गया वो सारे पश्च स्वर में आगे, फिर भी आप लिख लें जैसे आ, ए कह रहा हूँ सॉरी, आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये सभी पश्च स्वर होंगे। अगला देखें मुख द्वार खुलने के आधार पर यह पुनः 4 वर्गों में विभाजित है, और इसे मैं आपको बताना चाहूँ तो पहला विवृत। अब विवृत क्या है? विवृत मतलब कि पूर्णतः गोल मुंह का आकार कब होता है? किसका उच्चारण करेंगे आप जब पूर्णतः मुंह का आकार गोल हो? तो वो है आ। ठीक है। अगला अर्धविवृत, अर्धविवृत इसके लिए वह स्वर जिनके उच्चारण में मुंह का द्वार पूरा ना खुला हो, मतलब कि आधा खुला हो, खुला तो हो पर आधा। इसका मतलब, एक सेकंड, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, तो इसमें आ जाएगा आ। अर्धविवृत का मतलब होता है आधा खुला हुआ, आधा खुला, तो इसमें आ जाएगा जैसे अ, ए, औ, ये सब आ जाएंगे अर्ध विवृत में। ठीक है। अगला देखें संवृत। अगला है हमारे पास संवृत, इसका मतलब होता है लगभग पूर्णतः बंद। ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब कौन से शब्द, अक्षर या स्वर ऐसे हैं जिन्हें बोलने पर मुंह द्वार पूर्णतः बंद होता है? तो हमारे पास आ जाएगा जैसे ई, उ
और ऊ। ये चारों आप बोलें ई ऊ ऊ। मुंह द्वार पूरा नहीं खुल रहा है। अगला है हमारे पास वर्गीकरण अर्ध संवृत्त। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूं कि अर्ध संवृत्त क्या है। अर्ध संवृत्त मतलब आधा बंद, ठीक है। तो आधा बंद कौन कौन से में होता है, तो वे सब आप देखें, जैसे ए और ओ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगला देखें ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, इसका भी मैं वर्णन करूं आपके सामने ओष्ठ वाला। तो इसके दो टाइप हैं और एक टाइप का नाम है इसके दो टाइप हैं। पहले टाइप का नाम है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और दूसरा अवृत्तमुखी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्वरों के बोलने पर होठों की स्थिति गोल हो जाए तो वह वृत्तमुखी। तो होठों की स्थिति अब गोल कौन कौन से में हो सकती है, तो देखें ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं, ऊ ओ और औ। अवृत्तमुखी स्वर जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति गोल ना हो, तो वे कौन कौन से हैं, तो वे हैं हमारे पास ई, बड़ा ई, ए, आ और, ठीक है, 4 और 4 8, ठीक है। और अवृत्तमुखी। अगला देखें मुख नासिका से वायु निकलने के आधार पर, तो इसके भी दो आधार हैं और आपको मैं बताऊं ये दोनों कौन कौन से हैं। तो देखें, चाहे मैं इसको नीचे बता देता हूं, आप सही उसमें डिजाइन बना लें अपना इस तरीके से देखें, इसलिए 2 कलर का प्रयोग किया जा रहा है कि सही से आपको समझ में आए। तो मुख नासिका से वायु, तो इसमें 2 होते हैं। एक पहला निर्नुनासिक सिक और सेकंड वाला अनुनासिक, अनुनासिक। इसको आप देखें पहले परिभाषा। निर्नुनासिक का मतलब होता है कि जिन अक्षर या स्वरों के उच्चारण में वायु मुख द्वार के से ही निकले, नाक से ना निकले, ठीक है। और अनुनासिक का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से वायु निकले और साथ साथ नाक से भी निकले तो अनुनासिक होता है। और साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं कि जो व्यंजन मतलब कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में नाक का प्रयोग किया जाए, अनुनासिक ना किया जाए तो निर्नुनासिक, क्योंकि निर उपसर्ग है इसमें और निर्नुसर्ग आपको ये बताना चाह रहा है कि निषेध, निषेध मतलब नहीं, कि जिसमें हवा नाक से न निकले, ठीक है, तो निर्नुनासिक। और सिंपल से आपको ये भी मैं बताऊं, जैसे इसमें अ, आ, ई कुल मिला के ये है। और साधारण तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखें, यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु या ऐसा हो बिंदु तो वे अनुनासिक होते हैं और जिन पर ना हो वो निर्नुनासिक होते हैं, सिंपल सी भाषा में। दूसरा तरीका मैं एक और आपको बताना चाहूँ, आपने नहीं सुना हो तो आज समझ लें कि ये प्रयोग कहाँ होता है, ये प्रयोग कहाँ होता है। कहीं पर भी शिरोरेखा के ऊपर यदि मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु, जैसे चांद, आँख, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु। दूसरा, कहीं पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो, जैसे ये में, तो आप बिंदी देते हैं यहाँ पर, है
तो आप चंद्रबिंदु की जगह पर बिंदी लगाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो वहाँ पर बिंदी में प्रयोग आ जाता है, और जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा ना हो तो वहाँ पे चंद्रबिंदु प्रयोग में लाया जाता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप बस पढ़ते रहिए और शेयर करें कि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। प्राणत्व के आधार पे इसमें सिर्फ एक ही टाइप है सिंगल, घुसत्व के आधार पर भी एक ही टाइप है। और मैं दोनों की परिभाषा अगर मैं बताऊं तो देखें, प्राणत्व के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में, क्योंकि स्वर तो सारे ही प्राणत्व के आधार पे महाप्राण और अल्पप्राण दो टाइप होते हैं, ये आप व्यंजन में ज़्यादा सही से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहीं पर इतना बताना चाहता हूँ कि जो अक्षर हो उनको उच्चारण में यदि वायु ज़्यादा निकलती हो तो महाप्राण, कम निकलती हो तो अल्पप्राण। उसी आधार पर इसकी भी परिभाषा मैं बताऊं घोषत्व की, तो जिन अक्षर या स्वरों के उच्चारण में, व्यंजनों के या स्वरों में वायु प्राण या हवा मुख द्वार से निकलते हुए ज़्यादा घर्षण बल पैदा करे तो घोष या सघोष। ठीक है, दूसरा अघोष के लिए कि जिन अक्षरों के उच्चारण में वायु मार्ग से निकलते हुए यदि घर्षण बल कम पैदा करती हो तो अघोष। ठीक है, कम करे तो अघोष, ज़्यादा घर्षण बल पैदा करे तो सघोष। तो इनमें देखें कुछ नहीं है, इसमें आप परिभाषा लिख सकते हैं। पहला, सभी स्वर महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। इसकी परिभाषा में लिख लें आप, क्योंकि सिंगल है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, सघोष या फिर घोष, ये दो ही टॉपिक आपको बताने थे, सघोष या घोष। तो आप इनको अलग कर लें, इस वाले टॉपिक को इधर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सभी स्वर महाप्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। तो मित्रों, आपको कैसा लग रहा है हिंदी पढ़कर, आप कम से कम कमेंट में बताएं, लाइक शेयर करें, और जिससे मुझे भी पता लगे कि कितना आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है या गलत कंटेंट लगता हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में रहते हैं। ठीक है, कम से कम अपने को ये पता लग सके कि हमने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है तो क्या समाज के लिए सही है और कितना सही है। दूसरी बात, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ आप और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही माध्यम है कि मैं फ्री इसलिए यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को इससे फ़ायदा हो। उत्तराखंड के जितने व्यक्ति हैं, जो तैयारी वाले बच्चे हैं, जो प्लेटफॉर्म जिनके लिए नहीं है, जो उतना सक्षम नहीं है कि जो कोचिंग सेंटर देहरादून या किसी कोचिंग सेंटर में जा सके, वे लोगों को भी मैं इस समाज से जोड़ना चाहता हूं और उस व्यक्ति को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं कि वह भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करे और एक समाज की धारा से जुड़ सके। तो इस प्लेटफॉर्म से जो लोग भी इस बार उत्तराखंड पुलिस SI का फॉर्म भरेंगे और अभी से ही वे लोग तैयारी में रहें, जो इंटर पास हों, 18 साल ऊपर हों, जो ग्रेजुएट हों और 21 साल 18 साल से ऊपर 28 साल तक जो होते हैं वे लोग हों, तो वे सभी से इसके पात्र हों और अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। विज्ञापन आने से पहले अप्लाईमेंट वगैरह सब कुछ रेडी रखें कि आपके कोई भी फॉर्म भरते समय कोई तकलीफ़ ना हो या कोई समस्या खड़ी ना हो। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, और आप देखें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।